हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज के एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर लर्निंग में से। जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हुई है लर्निंग चैप्टर की, उनको एमसीक्यूज़ थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएंगे। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप चैप्टर लर्निंग जहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है वो एक बार देख लेना, ताकि आपको ये एमसीक्यूज़ जो है ईजिली समझ में आ जाए। तो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द 4 बेसिक फैक्टर्स इन लर्निंग। तो लर्निंग में कौन से 4 बेसिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? अराउजल, रीइंफोर्समेंट, मोटिवेशन एंड एसोसिएशन। तो ये चारों ही होते हैं। तो इसमें आंसर आपका आएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अराउजल का मतलब होता है कि जब आप मोटिवेटेड होते हो, एक तरीके से अराउजल मतलब फिजिकली आप अराउज हो रहे हो लर्निंग के लिए, आप रेडी हो रहे हो, आपका माइंड रेडी हो रहा है, आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आपके अंदर एक अराउजल हो रहा है। एक तरीके से आपके माइंड में एक बात आ गई है कि मुझे अब पढ़ना है बैठ के, तो वो अराउजल होता है जो आपका मेंटल और फिजिकल रिएक्शन होता है। उसके बाद सेकंड फैक्टर होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आगे आपने वो एग्ज़ाम देना है, क्लियर करना है, तो वो मोटिवेशन आपके अंदर होती है। तीसरा फैक्टर होता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट मीन्स आपको लर्निंग के बाद जो रिजल्ट्स मिलते हैं या जो आपको रीइंफोर्समेंट मिलती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो उससे आपकी लर्निंग और बेटर होती है। एंड एसोसिएशन का मतलब जब हम लर्निंग करते हैं तो हम अपनी नई चीज़ों को पुरानी चीज़ों के साथ एसोसिएट करके याद करते हैं। जैसे अभी हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, तो हमने जो चैप्टर लर्निंग पढ़ा हुआ है उसके साथ हम एसोसिएट कर रहे हैं। तो ये चारों ही फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो 4 फैक्टर्स में ये चारों ही आएंगे, ऑल ऑफ द अबव। दूसरा क्वेश्चन है कि Pavlov बिलीव दैट न्यूरोसिस कुड बी प्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटली बाय फ्रस्ट्रेटिंग एन एनिमल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ। तो ये जो न्यूरोसिस की यहाँ बात हो रही है, इसको हम एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस भी बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस Pavlov कहते थे कि अगर हम कंडीशन डिस्क्रिमिनेशन करें तो उस केस में हम किसी भी एनिमल में न्यूरोसिस प्रोड्यूस कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। इसका हमने एक एग्जांपल पढ़ा था जब हम लर्निंग पढ़ रहे थे, कि सपोज़ किसी डॉग को आप एक रिंग में से जंप करना सिखा रहे हो शेपिंग प्रोसेस के थ्रू। तो एक रिंग आपने ले ली जो कि जिसकी शेप सर्कुलर शेप है, जिसकी सर्कुलर मीन्स उस रिंग की जो शेप है वो कुछ इस टाइप की शेप है, सर्कुलर। आपने उस डॉग को बोला है कि जब वो इसमें से जंप करके, मतलब आप उसको ये सिखा रहे हो कि वो इसमें से जंप करके जाएगा तो उसको फूड मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप उसको डिस्क्रिमिनेट करना भी सिखा रहे हो दो चीज़ों में, कि अगर वो शेप इलिप्टिकल है तो उसमें से जंप करने से उसको फूड नहीं मिलेगा। तो आप कंडीशनिंग उसकी कर रहे हो, साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन भी कर रहे हो, कि उसको पहचानना आना चाहिए कि सर्कुलर शेप कौन सी होती है और इलिप्टिकल शेप कौन सी होती है। तो जब वो सर्कुलर शेप में से जंप करेगा तो ही उसे रीइंफोर्समेंट मिलेगी, इलिप्टिकल शेप में से जंप करेगा तो उसको रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगी। तो इसमें आप क्या कर रहे हो? आप कंडीशन डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। लेकिन न्यूरोसिस इससे कैसे प्रोड्यूस हो सकता है? मतलब कि आप उसको कैसे मेंटली ब्रेक डाउन कर सकते हो किसी भी एनिमल को कंडीशनिंग के थ्रू। वो बोलते हैं पैवलॉव कि अगर हम इस शेप को थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, तो शुरू शुरू में तो उस एनिमल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसको पता है कि ये सर्कल है वो इलिप्टिकल है, जो ये समझ चुका है कि मुझे इसमें से जंप करने से खाना मिलेगा, इसमें से जंप करूँगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन सपोज़ आपने एक दिन इसकी शेप को इतना कर दिया कि वो इन दोनों में से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा कि मेरा सर्कल कौन सा है, तो उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा। उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं एक्चुअली में किस में से जंप कर रहा था जब मुझे रीइंफोर्समेंट मिल रही थी। और उस टाइम पे जो उसकी कंडीशन होगी उसको हम न्यूरोसिस बोलेंगे। तो पैवलव ये कह रहे थे कि एक्सपेरिमेंटली हम न्यूरोसिस प्रोड्यूस कर सकते हैं एनिमल्स के अंदर, अगर हम कंडीशन डिस्क्रिमिनेशन का यूज़ करें। फिर उसके बाद आता है अवॉइडेंस लर्निंग। अवॉइडेंस लर्निंग का क्या करेक्टराइजेशन है, कैसे पता चलता है कि अवॉइडेंस लर्निंग हो रही है? अवॉइडेंस लर्निंग का यहाँ पे मतलब है कि कोई चीज़ अवॉइड करना, लर्न करना। जैसे हमने एवर्सिव टेस्ट में हमने पढ़ा था कि जब हम कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिससे हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो हमें एक लर्निंग हो जाती है कि हम उसको अवॉइड करें नेक्स्ट टाइम। तो अवॉइडेंस लर्निंग का मतलब वही है कि कोई ऐसी चीज़ अवॉइड करना जिससे आपको हार्म हो, तो वो आपको जब वो लर्निंग हो जाती है तो उसको अवॉइडेंस लर्निंग कहते हैं।
और ये एक स्लो एक्सटेंशन के साथ करेक्टराइज्ड होती है। स्लो एक्सटेंशन का मतलब ये चीज़ जल्दी ख़त्म नहीं होती है। एक बार जब हमें ये चीज़ लर्न हो जाती है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ से हमें हार्म है या वो हमारे लिए हार्मफुल है वो चीज़ और हमें वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, तो वो जो लर्निंग हुई होती है ना, वो बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट नहीं होती है, उसको हम काफ़ी टाइम तक याद रखते हैं। इवन अगर हमें नेक्स्ट टाइम उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम ना भी हुई हो तो भी हमें उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लग जाता है। तो जब भी कोई अवॉइडेंस लर्निंग होती है, उसको भुलाने में या उसको फिर बाद में धीरे धीरे उस चीज़ को ख़त्म करने में बहुत टाइम लगता है, जिसको हम स्लो एक्सटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग टर्म रीइंफोर्समेंट इज लिंक्ड क्लोजली टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो इसका आंसर आएगा लॉ ऑफ इफेक्ट, क्योंकि लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो थॉर्नडाइक का जो लॉ है वो ये कहता है कि जो भी रिस्पॉन्सेज हैं अगर उसका इफेक्ट होगा प्लेजेंट तो वो रिस्पॉन्सेज बार बार रिपीट होंगे, और अगर रिस्पॉन्सेज का इफ़ेक्ट अनप्लेजेंट होगा तो वो रिस्पॉन्सेज नहीं रिपीट होंगे। तो ये बिल्कुल ही रीइंफोर्समेंट वाली बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी रिस्पॉन्स का रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव होगा तो वो रिस्पॉन्स बार बार रिपीट होगा। तो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट और रीइंफोर्समेंट एक ही तरीके की थ्योरी है जो दो अलग अलग लोगों ने बोली है। रीइंफोर्समेंट की बात स्किनर ने की थी, लॉ ऑफ इफेक्ट की बात थॉर्नडाइक ने की थी, लेकिन दोनों का मतलब यही था कहने का कि जिस रिस्पॉन्स के बाद एक प्लेजेंट इफेक्ट होगा या प्लेजेंट रिजल्ट मिलेगा वो रिस्पॉन्स बार बार रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इमीडिएटली सब्सिक्वेंट टू द एलिमिनेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंटल रिवॉर्ड एन एनिमल्स रिस्पॉन्स क्या होगा। अगर आप इमीडिएटली एक इंस्ट्रूमेंटल रिवॉर्ड जो है उसको एलिमिनेट कर दोगे। इंस्ट्रूमेंटल रिवॉर्ड होता है जैसे कि कोई चीज़ किसी के रिस्पॉन्स के बाद उसको कुछ दे देना, कोई रिवॉर्ड दे देना। अगर हम उसको इमीडिएटली वहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो एनिमल के रिस्पॉन्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी या सेम रहेगी। तो इस केस में इंक्रीज होगी, क्योंकि वो एनिमल अभी एक्सपेक्ट करेगा कि मैं शायद अभी और रिस्पॉन्सेस करूँगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे आप हर रिस्पॉन्स के बाद उसको रिवॉर्ड दे रहे थे, एक बार आपने नहीं दिया तो वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सेस करने की कोशिश करेगा, वो इस एक्सपेक्टेशन में कि अगर मैं रिस्पॉन्सेज अभी मैं और करूं तो मुझे मिलेगा आगे रिवॉर्ड। तो वो अपनी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर देगा एक पर्टिकुलर टाइम तक। जब उसको एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद वो धीरे धीरे एक्सटेंशन आ जाएगी। नेक्स्ट है, when the UCS is presented prior to the CS, backward conditioning takes place. This is noted for। ये कह रहे हैं कि UCS is presented prior to CS। UCS क्या होता है, अनकंडीशन स्टिमुलस। जैसे सपोज फूड है, इस केस में फूड एक अनकंडीशन स्टिमुलस है, क्योंकि फूड को देख के मुंह में सलाइवा आना इज अनकंडीशन रिस्पॉन्स, और इसको हमने पहले प्रेजेंट किया फूड को, वो UCS था तो फूड को हमने पहले प्रेजेंट किया। CS से CS क्या था, लर्निंग के केस में, पैवलोव के केस में CS था एक बेल की जो आवाज़ आ रही थी। तो UCS इज प्रेजेंटेड प्रायर टू द CS, मतलब खाना जो है उसको बेल बजने से पहले ही प्रेजेंट कर दिया, जिसको बोलते हैं बैकवर्ड कंडीशनिंग। तो ये किस चीज़ से, इससे क्या चीज़ होती है, इट इज़ नोटेड फॉर व्हाट। तो इस केस में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अगर हम पहले ही UCS दे दें, फूड दे दें, और उसके बाद अगर बेल बज रही है तो उस केस में जो एनिमल है उसको बेल का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बेल की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उसको ऑलरेडी फूड मिल चुका है। तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो उस केस में क्या है, इसीलिए कंडीशनिंग के टाइम पे पहले CS आना चाहिए, बेल बजनी चाहिए, उसके बाद UCS फूड प्रेजेंट होना चाहिए, तब कंडीशनिंग होती है। अगर हम उल्टा करेंगे तो उससे कंडीशनिंग भी नहीं होगी और कंफ्यूजन क्रिएट होगी। उसके बाद आता है टेम्पोरल कंडीशनिंग क्या है। टेम्पोरल कंडीशनिंग का मतलब जो हमें एक कंडीशनिंग हो रखी होती है पूरे दिन में कि इतने फिक्स टाइम पे हमें ये करना है, जैसे हमें पर्टिकुलर टाइम पे, लंच टाइम पे भूख लगना, इस टेम्पोरल कंडीशनिंग कि हमें पता है एक पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम पे हमारा रिस्पॉन्स ये होगा। सुबह पर्टिकुलर टाइम पे उठ जाना, जब फिक्स टाइम पे हमें UCS जो हमारा फिक्स हो जाता है, प्रेजेंट द UCS ऑन अ फिक्स टाइम शेड्यूल,
कि इस टाइम पे आपको पता है कि सपोज बच्चों को पता है कि इस टाइम पे उनके फादर घर आएंगे तो वो गेट पे खड़े हो जाए जाके, तो वो टेम्पोरल कंडीशनिंग का एग्जांपल है कि उनके अंदर एक ये फिक्स्ड कंडीशनिंग है, फिक्स टाइम शेड्यूल है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे ये होगा, मतलब उस टाइम के आसपास, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली उसी टाइम पे हो। सुबह आपकी सेम टाइम पे नींद खुल जाना और सेम टाइम पे आपको भूख लगना, वो टेम्पोरल कंडीशनिंग है सारी जो आपकी बॉडी में हो रखी है। इन केस अ पर्सन हैज़ इंटेंस फियर ऑफ स्मॉल रूम्स द रूम सर्व एज, तो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ से अगर फियर है, जैसे इस केस में लिखा है स्मॉल रूम्स, तो वो किस तरीके से सर्व करता है, वो अनकंडीशन स्टिमुलस की तरह सर्व करता है, क्योंकि उसको देख के आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है आपका। नेक्स्ट, द मोस्ट क्लासिकल कंडीशनिंग कैन बी एक्सपेक्टेड टू अकर, तो क्लासिकल कंडीशनिंग बेस्ट कब हो सकती है? UCS precedes CS by 1.5 seconds, CS precedes UCS by 2 seconds, UCS precedes CS by 2 seconds, CS precedes UCS by 1.5 सेकेंड। पहली बात तो इसमें ये क्लियर होनी चाहिए कि पहले क्या प्रेजेंट करना है, पहले CS, UCS से पहले CS होना चाहिए, मतलब कि जैसे बेल पहले बजे उसके बाद फूड आए, तब कंडीशनिंग होगी बेल से। तो जो जहाँ पे भी ये UCS पहले आ रहा है, ये आंसर्स तो गलत हैं सारे। अब ये जो 3 बचे हैं, इसमें से भी जो 2 सेकेंड्स, 1.5 सेकेंड, 5 सेकेंड्स लिखे हुए हैं, उस केस में जो बेस्ट आपकी जो कंडीशनिंग होती है वो होती है 1.5 सेकेंड के टाइम गैप में। तो बेस्ट कंडीशनिंग होगी व्हेन CS precedes द UCS बाय 1.5 seconds. Which of the following would be true of instrumental conditioning? Instrumental conditioning के लिए क्या चीज़ ठीक है? The response is elicited by presence of unconditioned stimulus. Reinforcement increases the frequency of response. There is a trace presentation. There is a stimulus presentation, simultaneous presentation. तो पहला ये कह रहा है ऑप्शन इसमें कि रिस्पॉन्स जो है ना वो अनकंडीशन स्टिमुलस की वजह से होता है, तो वो क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल की बात हो रही है। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब है जब का आप कोई रिवॉर्ड देते हो किसी को, किसी एक रिस्पॉन्स के बाद उसे रिवॉर्ड देते हो, उस केस में ये आंसर होगा आपका पॉइंट नंबर बी, रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पॉन्स। तो जब आप किसी को रिवॉर्ड देते हो किसी एक रिस्पॉन्स के बाद, तो वो उसके लिए रीइंफोर्समेंट का काम करता है, जिससे उसकी रिस्पॉन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है रीइंफोर्स्ड फॉर लिफ्टिंग वन पॉ ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अ बजर, अ डॉग नाउ लिफ्ट्स 2 paws, अ केस ऑफ, किसी एक पर्टिकुलर डॉग की रीइंफोर्समेंट करी हुई है जिसमें वो एक अपना पॉ लिफ्ट करता है, एक अपना हाथ ऊपर करता है जब भी बजर दबाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब वो दोनों पॉज को ऊपर कर रहा है, अपने दोनों हाथों को ऊपर कर रहा है। तो ये किस चीज़ का केस है? तो इसमें वो रिस्पॉन्स क्या है, वो रिस्पॉन्स ज़्यादा दे रहा है, इंस्टेड ऑफ मतलब एक ही अपना हाथ ऊपर करने की बजाय वो दोनों हाथ बजर को सुन के दोनों हाथ ऊपर कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स जर्नलाइजेशन। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब आप कोई ऐसी चीज़ हटा लो जो उस किसी को परेशान कर रही हो, तो आपने उसको नेगेटिवली रीइंफोर्स किया है। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जांपल है कि आपने सेसेशन ऑफ एवर्सिव स्टिमुलस, आपने सेसेशन मतलब स्टॉप कर देना, वो चीज़ हटा ली है जो एवर्सिव है, जो किसी को अच्छी नहीं लगती है, वो चीज़ आपने उससे हटा दी, तो वो हो गया एक तरीके से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कि आप उसको रीइंफोर्स कर रहे हो कि अगर वो ऐसे रिस्पॉन्स करेगा तो हम उससे वो चीज़ ले लेंगे जो उसको नहीं पसंद है, तो आप उसको नेगेटिवली रीइंफोर्स कर रहे हो। मैंने बहुत क्लियरली ये चीज़ अपनी वीडियो में डिस्कस करी हुई है कि रीइंफोर्समेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या फ़र्क होता है और नेगेटिव और पनिशमेंट में क्या फ़र्क होता है, तो वो बहुत ध्यान से आप पढ़ लेना, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। 13th है इन हायर ऑर्डर कंडीशनिंग अ फॉर्मर UCS सर्व्स एज CS, CR सर्व्स एज UCS। इसके लिए आपको ये CS, CR ये सब क्लियर होने चाहिए। UCS मतलब अनकंडीशन स्टिमुलस होता है जिसको देख के डायरेक्टली रिस्पॉन्स आ जाता है, जैसे फूड होता है, हमारे एक्सपेरिमेंट के केस में फूड था,
उसको देख के डायरेक्ट रिस्पॉन्स आता है जिसको हम यूसीआर बोलते हैं, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। सीएस होता है कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस होता है जैसे बेल, जो यूसीएस के पहले बजाई जाती है। तो जब बेल की आवाज़ सुन के मुंह में सलाइवा आ जाए तो उसको बोलते हैं कंडीशन रिस्पॉन्स। तो ये दोनों चीज़ें अब क्लियर हो गई। अब ये बोल रहे हैं हायर ऑर्डर कंडीशनिंग में क्या होता है। तो हायर ऑर्डर कंडीशनिंग में हम सीएस पहले पहले जैसे बेल बजी फिर फूड दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा कि बेल की आवाज़ सुन के डॉग के मुंह में सलाइवा आएगा, वो हो गई एक कंडीशनिंग। फिर अगर हमने बेल से पहले एक लाइट ऑन करनी शुरू कर दी, तो जब भी वो लाइट ऑन होगी तो बेल बजेगी, फिर फूड आएगा, तो उसको डॉग को उस लाइट से भी कंडीशनिंग हो जाएगी, जिसको हम हायर ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग बोलते हैं। कि जैसे ही लाइट जलेगी उसको डॉग को ये पता चल जाएगा कि अब बेल बजेगी और खाना आएगा। तो उस केस में भी हमने सीएस को पहले ही सर्व किया है, यूसीएस के पहले ही। लेकिन सीएस जो है, एक सीएस आता है, लाइट जलती है, फिर उसके बाद अगेन एक सीएस आता है जो होता है बजर, जो बेल बजी है। तो वहाँ पे अब सीएस जो था, बेल जो है वो यूसीएस की तरह काम करने लग गई है, क्योंकि अब बेल की आवाज़ सुनते ही उसको मुंह में सलाइवा आ रहा है, तो अब यूसीएस बन गई है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सीएस सर्व्स एज यूसीएस, क्योंकि अब एक्चुअली में सीएस क्या हो गया, जो उससे पहले हमने लाइट जलाई थी। तो इस केस में सीएस जो होगा, जो हमारी बेल थी, वो यूसीएस बन जाएगा, क्योंकि हायर ऑर्डर कंडीशनिंग में एक और सीएस आ जाता है जो उससे भी पहले होता है, तो वो सीएस होता है, सेकंड वाला यूसीएस हो जाता है। जैसे सपोज फूड यहाँ पे यूसीएस है और सलाइवा यूसीआर है, लेकिन जब बेल पहले बज रही है फूड से, तो बेल क्या हो जाएगा, सीएस, और फूड यूसीएस रहेगा, और सलाइवा जो है वो यूसीएस यूसीआर ही रहेगा। लेकिन जब फूड बीच में से हटा देंगे, सिर्फ बेल के बाद ही सलाइवा आ जाएगा, तो वो बन जाएगा यूसीएस, मतलब कि अनकंडीशन स्टिमुलस। मतलब फूड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ बेल की आवाज़ सुन के ही अगर डॉग के मुंह में सलाइवा आ रहा है तो बेल एक तरीके से यूसीएस बन गया है। तो फूड ने अपना जो यूसीएस वाला जो टैग है वो बेल को दे दिया है। अब हायर ऑर्डर कंडीशनिंग में क्या है, बेल से पहले लाइट आ रही है, तो यहाँ इस केस में लाइट अब सीएस बन गई है, बेल यूसीएस बन गया है, और सलाइवा यूसीआर। तो यहाँ पे सीएस सर्व है यूसीएस का मतलब यही है कि जो पहले सीएस था वो अब यूसीएस बन गया है, क्योंकि ये हायर ऑर्डर कंडीशनिंग है। नेक्स्ट आता है कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या करती है। पार्शियल रीइंफोर्समेंट का मतलब है जब आप हर एक रिस्पॉन्स के बाद उसको रीइंफोर्समेंट नहीं दे रहे हो, मतलब थोड़ा थोड़ा गैप के बाद दे रहे हो, या थोड़े टाइम के बाद दे रहे हो, या पर्टिकुलर रिस्पॉन्सेज हो गए हैं उसके बाद। तो ये पार्शियल रीइंफोर्समेंट के ऊपर पूरी एक वीडियो है, आप उसमें देख लेना जाके, हम पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कितने अलग अलग टाइप्स की होती हैं, जिसमें रेशो आ जाती है, टाइम इंटरवल आ जाता है। तो उस केस में क्या होता है, इंटरफेयर करता है क्लासिकल कंडीशनिंग में। वैसे ये स्लो टू एक्सटिंक्शन होता है, मतलब अगर पार्शियल रीइंफोर्समेंट से कंडीशनिंग करी है तो वो बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट नहीं होती है। लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग में थोड़ा सा इसमें इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि हर रिस्पॉन्स के बाद आप रीइंफोर्समेंट नहीं देते हो, कुछ गैप के बाद देते हो। फिर आता है अ प्री रिक्विजिट टू अज्यूमिंग दैट एन अनकंडीशनड स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन एग्जिस्ट। ये चीज़ मान के चलना कि अनकंडीशन स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का कनेक्शन है, यूसीएस और यूसीआर का आपस में कनेक्शन है। इस प्री रिक्विजिट को क्या कहेंगे, द यूसीएस मस्ट बी अ रीइंफोर्सर। क्या यूसीएस एक रीइंफोर्सर है, यूसीएस एक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है, या एक इन्नेट रिस्पॉन्स है। तो इसमें हम क्या मानेंगे इसमें, तो बेसिकली हमारा इसमें ये पॉइंट होता है कि जो यूसीएस होता है वो एक रीइंफोर्सर की तरह काम करता है, तभी रिस्पॉन्स मिलता है। तो अगर आपको बार बार रिस्पॉन्स चाहिए तो आपको यूसीएस प्रेजेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन बिकॉज इट डेमोन्स्ट्रेट हाउ ओरिजिनली न्यूट्रल सीएस कैन अज्यूम द प्रॉपर्टी ऑफ। तो अभी हमने ऊपर भी बात करी कि सेकेंड ऑर्डर जो कंडीशनिंग होती है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो ये दिखाता है कि कैसे जो पहले सीएस था वो बाद में यूसीएस की प्रॉपर्टीज गेन कर लेता है। तो इट डेमोन्स्ट्रेट हाउ ओरिजिनली न्यूट्रल सीएस कैन अज्यूम द प्रॉपर्टी ऑफ यूसीएस, और यूसीएस क्या है, एक रीइंफोर्सर है। तो आंसर आपका रीइंफोर्सर आ जाएगा। ये इन दोनों क्वेश्चंस को मिला के बना है,
ये वाला क्वेश्चन जिसमें बोल रहा है कि पहले जो CS था और ये UCS था, बाद में ये UCS बन जाता है यहाँ पे जब आता है। और दूसरी चीज़ ये बोल रहा है कि जो UCS होता है वो एक रीइंफोर्सर की तरह काम करता है। तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग या हायर ऑर्डर कंडीशनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये दो चीज़ें हमें पता चलती है। पहला तो ये कि कंडीशन स्टिमुलस भी अनकंडीशन स्टिमुलस की प्रॉपर्टी गेन कर सकता है, क्योंकि जो अनकंडीशन स्टिमुलस है वो एक रीइंफोर्समेंट होती है। नेक्स्ट है 1920 Watson study in which he paired a loud noise with the presence of an animal to a little boy created dash in the boy। तो वो लिटिल एल्बर्ट की स्टडी है जो हमने पढ़ी थी कि वॉटसन ने जब एक एनिमल, एक बॉय के सामने एक छोटा एनिमल था रैट जैसा, उसके साथ लाउड नॉइस को पेयर कर दिया था, तो उसके अंदर क्या वो हो गया था क्रिएट, फियर क्रिएट हो गया था, फोबिया क्रिएट हो गया था। क्योंकि पहले जब वो उसको एनिमल को देखता था बॉय, तब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब उसके साथ लाउड नॉइज़ आने लग गई तो वो जो लाउड नॉइज़ थी उसने कंडीशन स्टिमुलस के तरह काम किया और उसके अंदर फियर प्रोड्यूस कर दिया बॉय के अंदर, छोटे बच्चे के अंदर। नेक्स्ट है द रीइंफोर्समेंट शेड्यूल मोस्ट लाइकली टू लीड टू अ लास्टिंग एंड पावरफुल रिस्पॉन्स। कौन सा रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है जो बहुत ही ज़्यादा लास्टिंग इफेक्ट छोड़ देता है और पावरफुल रिस्पॉन्स, मतलब जिसमें आपका रिस्पॉन्स ख़त्म ही नहीं होता है, जिसमें आपको ये लगता ही रहता है कि कभी भी आपको रीइंफोर्समेंट मिल सकती है। तो अगर ये आपको चारों याद हैं कि फिक्स इंटरवल कौन सा होता है, फिक्स्ड रेशो कौन सा होता है, वेरिएबल इंटरवल कौन सा होता है, वेरिएबल रेशो कौन सा होता है, तो ये चारों अगर आपको याद है तो आपको इनमें पता होगा कि किस किस में जल्दी रिस्पॉन्स हम फिक्स इंटरवल में, जैसे हमें पता है कि इतने टाइम बाद ही मिलेगा हमें रिवॉर्ड, तो हम उतने टाइम के पास आने पर ही काम करते हैं। फिक्स रेशो में भी पता होता है कि इतने रिस्पॉन्सेज के बाद ही मिलेगा, जैसे हमने पीस रेट का एग्जाम्पल पढ़ा था। वेरिएबल इंटरवल में हमें नहीं पता है कितने टाइम बाद वो मिलेगा, और वेरिएबल रेशो में भी नहीं पता है कि कितने रिस्पॉन्सेज के बाद हमें वो मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है। तो इस केस में सबसे ज़्यादा जो लास्टिंग इफेक्ट होता है वो वेरिएबल रेशो का होता है। तो ये आपके MCQs थे। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।